तो बच्चा लोग आज लैंड रिफॉर्म इन इंडिया करेंगे। इससे पहले हम लोग एग्रीकल्चरल पार्ट 2 में ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ चुके थे। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इस इंडियन इकोनॉमी में नेक्स्ट पार्ट आपको पढ़ना है लैंड रिफॉर्म इन इंडिया। मतलब इंडिया में जो लैंड है यानी भूमि है उसको लैंड का एक्विजिशन पावर जो है उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया था। लैंड का जो भूमि अधिग्रहण सिस्टम है उसको रिफॉर्म किया गया। कुछ नया नया सिस्टम लाया गया ताकि इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट मिले। ओके, तो इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इस चीज़ को लाया गया था। तो इंडियन एग्रीकल्चर में वे कुछ डेवलपमेंट इकोनॉमिकल डेवलपमेंट आए। तो देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इसके इंट्रोडक्शन में आप पढ़ेंगे लैंड रिफॉर्म रेफर्स टू द चेंज ब्रॉट इन लैंड ओनरशिप। बेसिकली लैंड रिफॉर्म में क्या सिस्टम लाया गया था कि जो लैंड रिफॉर्म है वो किस चीज को रेफर कर रहा था? टू द चेंज ब्रॉट इन द लैंड ओनरशिप। जो लैंड जमीन का अधिकरण है, ठीक है ना, उसमें चेंजेस, लैंड रिलेशन and land use pattern with the objective of achieving social justice, equality and economic development। यानी शुरू में क्या होता था कि अधिकतर लोग जो छोटे मोटे किसान होते थे वो अपने ज़मीन को लोन लेके, कर्ज लेके किसी ज़मींदार के पास गिरवी रख देता था और बाद में वो लोग अक्वायर करने लगते थे ज़मीन को, क्योंकि किसान जो है उस लोन की भरपाई नहीं कर पाता था। अब क्या है कि अगर कोई एक ही आदमी बहुत ज़्यादा लैंड को एक्वायर कर लेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन उसके पास आएगा, तो वो सोशल जस्टिस नहीं रहेगा, क्योंकि वो बाकी दूसरों लोगों पे क्या करने लगेगा? एक्सप्लॉयटेशन करने लगेगा। तो इन इंडिया लैंड रिफॉर्म वेयर इंट्रोड्यूस। उस समय क्या हुआ? लैंड रिफॉर्म सिस्टम आया आफ्टर इंडिपेंडेंस टू एबोलाइज द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम को हटाने के लिए, टू रिड्यूस इनइक्वलिटीज लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ फार्मर। और इस चीज को क्यों लाया गया? ताकि इनइक्वलिटी इन लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, जमीन की हिस्सेदारी जो लोगों के पास अवेलेबल है उसमें इनइक्वलिटीज जो है उसको कम किया जा सके। ठीक है, अब देखिए नीड फॉर लैंड रिफॉर्म्स। इस लैंड को रिफॉर्म, लैंड सिस्टम को रिफॉर्म करने की आवश्यकता क्यों आई? नीड, क्या जरूरत है? प्रिवेलेंस ऑफ लार्ज लैंड होल्डिंग, मतलब बहुत लोगों के पास क्या होता था? लार्ज लैंड होल्डिंग होता था। एंड कंसंट्रेशन ऑफ लैंड इन द हैंड ऑफ फ्यू, मतलब फ्यू मुट्ठीदार लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा लैंड का होल्डिंग हो जाने से ये प्रॉब्लम होता था। और इंटरमीडियरीज एक्सप्लॉयट द टेनेंट। जो इंटरमीडियरीज होते थे वो टेनेंट को क्या करते थे? एक्सप्लॉयट करते थे। इनसिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड लैक ऑफ राइट फॉर टेनेंट्स। और इनसिक्योरिटी ऑफ, मतलब जो भी टेन्योर होता था उस टेन्योर पीरियड को इनसिक्योरिटी मिलता था। लैक ऑफ राइट ऑफ टेनेंट, जो टेनेंट होते थे उसके अधिकार में कमी आती थी। लो प्रोडक्टिविटी होता है एंड बैकवर्ड एग्रीकल्चर, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, जो किसान है उसको जमीन की उर्वरा शक्ति के बारे में पता है, जमींदार को उर्वरा शक्ति के बारे में नहीं पता है, तो वो किस तरह से एग्रीकल्चर कर पाएगा? और मान लो कोई एक जमींदार किसी किसान को जमीन दे दिया, तो जो सिंपल सा लॉजिक है, अगर एक किसी भी इंसान के पास कोई अपना चीज़ रहेगा तो वो जितना अच्छे से चीज़ों को समझेगा दूसरा कोई का चीज़ को उतना अच्छे से इम्पोर्टेंस नहीं देगा। नीड टू इंश्योर सोशल जस्टिस एंड रिड्यूस द रूरल इनइक्वलिटीज। हमको पता है एक अर्बन एरिया होता है, एक रूरल एरिया होता है। जो रूरल एरिया होता है वहाँ सोशल जस्टिस के लिए रिड्यूस किया जाए क्या चीज़? इनइक्वलिटी।
इसलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 3, यानी ऑब्जेक्टिव, यानी उद्देश्य क्या है। देखो मेनली क्या है ना, ये जो चैप्टर्स है ये मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइप का चैप्टर है, लेकिन तुम लोगों का एमसीक्यू पैटर्न में ये चैप्टर दिया है। तो इसका मतलब क्या है ना, जो जितना जैसे ये ब्लू लाइन से किया हुआ है, ये सब जो वर्ड है ना, इन सब वर्ड के ऊपर तुम्हारा एमसीक्यू क्वेश्चंस बनेगा। जब ये सब चैप्टर हम लोग खत्म कर लेंगे, तो चैप्टर खत्म करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, जो पीछे में बुक्स में दिया है। तो जब उसको प्रैक्टिस करोगे लाइन बाय लाइन, तो देखोगे जो ये सब जो चीज़ बोल्ड करके दिया है, अंडरलाइन करके दिया है, इन्हीं सब वर्ड का इस्तेमाल 4 ऑप्शन में किसी एक में किया हुआ है। तो जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो ये सब चीज़ वहाँ पे आपको दिखेगा। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ये चैप्टर है तो डिटेलिंग वाला, लेकिन ये डिटेल में पढ़ने के लिए नहीं अवेलेबल है, क्योंकि हम लोगों का एग्जाम में एमसीक्यू आएगा। और कभी कभी क्या, देखो तुम डिटेल पढ़ोगे तो एमसीक्यू कर सकते हो, लेकिन एमसीक्यू रट्टा मार के जाओगे तो डिटेल नहीं कर सकते। ठीक है, फिर भी हम इसको जो नोट्स को थोड़ा मिक्स मैच करके बनाया गया है, ताकि आप लोगों को सुविधा हो, दिक्कत ना हो। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्य। बाबू क्या उद्देश्य है? सबसे पहला, टू एबोलाइज इंटरमीडियरी, यानी बिचौलियों को हटाने के लिए किया गया। एंड रिलेटेड एक्सप्लॉयटेशन, मतलब पहले जो एक्सप्लॉयटेशन होता था फार्मर के साथ, वो ना हो सके, इसीलिए इंटरमीडियरीज को एबोलाइज करने के लिए इसको बनाया गया। उसके बाद क्या है, टू रीडिस्ट्रीब्यूट सरप्लस लैंड, जो सरप्लस लैंड है उसको क्या करना है, लैंडलेस लोगों तक पहुंचा देना है। रीडिस्ट्रीब्यूट मतलब दोबारा डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसको? जो लैंडलेस मनुष्य है, यानी जिस किसान के पास, जिस फार्मर्स के पास जमीन नहीं है, उन लोगों तक जमीन देना। टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द टेनेंट, टू रेगुलेट एग्रीकल्चरल टेनेंसी, जैसे हम लोग कहीं पे रहते हैं तो रेसिडेंशियल टेनेंसी होता है, ओनर इज द मालिक, और जो भरेता होता है यानी उसको बोलते हैं टेनेंट, और जो लोग रहते हैं उन दोनों के रिलेशनशिप को बोला जाता है टेनेंसी। तो टेनेंसी जो होता है वो किसके साथ है? हाँ, मतलब वो ओनर और उन दोनों का रिलेशनशिप है। अब वो जब रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ करता है तो रेसिडेंशियल टेनेंसी होता है, तो एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए करेगा तो एग्रीकल्चरल टेनेंसी कहलाएगा। ठीक है, मतलब जमीन को उधार पे लेके या भाड़ा पे लेके जमीन के ऊपर खेती करना। समझ में आया? आगे, टू कंसोलिडेट एंड फ्रेगमेंट लैंड होल्डिंग, यानी जिसके पास कोई एक आदमी पे, मतलब कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है, ज्वाइंट, मतलब अगर किसी एक आदमी के पास ज़्यादा ज़मीन होगा तो वो चीज़ क्या है, थोड़ा दिक्कत है, इसलिए उसको सब डिवीज़न कर दिया गया कि एक सिंगल हैंड में ज़्यादा लैंड होल्डिंग नहीं रहेगा। टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जाएगा। टू इंश्योर सोशल जस्टिस एंड इक्विटी इन लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इसके बाद चौथा पॉइंट आता है इसमें पढ़ने के लिए, मेन मेजर्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। क्या क्या मेजर्स लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा? प्लानिंग पीरियड होता है ना, हम लोग जनरली प्लानिंग पीरियड में ऐसा काम अधिकतर करते हैं। ठीक है, प्लानिंग पीरियड में क्या काम करते हैं कि हम लोग रिफॉर्म्स का काम करते हैं। तो जो 5 ईयर प्लानिंग आता है, वो 5 ईयर प्लानिंग में हम लोग का डिसीजन होता है कि हम मेजर्स ले और उस मेजर्स में काम करके चेंजेस करें। जैसे सबसे पहला मेजर्स क्या हुआ, एबोलाइजिंग ऑफ जमींदारी सिस्टम, यानी जमींदारी प्रथा को क्या किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, एबोलाइज किया जा रहा है। तो जमींदारी प्रथा खत्म करने से फायदा क्या होगा, इंटरमीडियरीज बिटवीन द एक्चुअल टीलर्स एंड द गवर्नमेंट वेयर एबोलाइज्ड, द ओनरशिप राइट वेयर
ट्रांसफर टू द एक्चुअल कल्टीवेटर, जो एक्चुअल में कल्टीवेटर है, जो फार्मर्स है, उन लोगों तक पहुंचा। नहीं तो क्या होता था कि अधिकतर जमींदारी वाला प्रथा के अनुसार क्या होता था कि ओनर तो कोई और होता था और वो गवर्नमेंट के साथ क्या करता था, डील करता था, और फार्मर को क्या ना सिर्फ मजदूरी देके छोड़ दिया जाता था। उस क्रॉप्स के ऊपर उस किसान का कोई अधिकार नहीं होता था। अब ये टेनेंसी को क्या किया गया, रिफॉर्म किया गया। अगर जो मेहनत कर रहा है, जमीन जिसका है, तो उस जमीन को क्या कर देगा, रेंट दे देगा। लेकिन वो मेहनत करके जो खेती किया गया है, उस क्रॉप्स का डीलिंग करने का अधिकार किसके पास आ जाएगा, फार्मर्स के पास आ जाएगा। कॉन्फर्ड सिक्योरिटी ऑफ टेनर ऑफ टेनेंट, रेगुलेटेड रेंट एंड प्रोवाइड द राइट ऑफ परचेस ऑफ लैंड, मतलब उसके टेनेंसी रिफॉर्म एक्ट के अनुसार उस लैंड को परचेस करने का भी राइट आ गया। ठीक, उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट रिफॉर्म ये वाला था। ठीक है, लेकिन इसका भी कुछ लूप होल्स है, जिस लूप होल्स के बारे में हम अभी बताएंगे। जैसे देखो, लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग, सीलिंग का मतलब क्या होता है, सीलिंग इज ए टाइप ऑफ, बोल सकते हो एक प्रकार का लिमिट बोल सकते हो। लैंड सीलिंग का मतलब कि एक आदमी के पास मैक्सिमम कितना जमीन रहेगा, उसका एक सीलिंग लेवल सेट किया गया। इम्पोज्ड अ मैक्सिमम लिमिट ऑन द लैंड दैट कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। क्या बोल रहा है, इम्पोज किया गया मैक्सिमम लिमिट ऑन द लैंड दैट कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और अ फैमिली। सरप्लस लैंड यानी क्या बोल रहा है कि कोई भी एक व्यक्ति या कोई भी एक परिवार के पास मैक्सिमम कितना जमीन होगा, इस चीज को गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स कर दिया गया। अगर मान लो उससे ज्यादा जमीन किसी का निकल गया, तो वो सरप्लस लैंड जो है वो क्या करा जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा एक्शन लिया जाएगा और उसको रीडिस्ट्रीब्यूटेड किया जाएगा। और रीडिस्ट्रीब्यूटेड किसको किया जाएगा, पहले ही पढ़े, जो लैंडलेस फार्मर्स है, जिसके पास अपनी जमीन नहीं है। ठीक है, क्लियर। लेकिन इसका लूप होल्स भी है, आगे चलोगे तो भी बताएंगे। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, फ्रेगमेंट लैंड होल्डिंग वेयर कंसोलिडेटेड इनटू बिगर एंड मोर इकोनॉमिक यूनिट टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। यानी कंसोलिडेट होने से, फ्रेगमेंटेड होने से फायदा क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक यूनिट के जो प्रोडक्टिविटी है उसमें इंक्रीमेंट आएगा। ठीक है, उसके बाद लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सरप्लस लैंड एक्वायर अंडर द लैंड सीलिंग वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द लैंडलेस एंड मार्जिनल फार्मर्स। जो एक्स्ट्रा फार्मर्स है, मार्जिनल वर्ड का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा फार्मर जिसके पास खेती करने के लिए जमीन नहीं है, उस लोगों को जमीन दे दिया जाएगा, वो लोग खेती करेगा। ठीक है, ये सिस्टम बनाया गया। ओके, अब इसकी अचीवमेंट क्या हुई, एबोलाइज ऑफ जमींदारी सिस्टम इन मोस्ट स्टेट, मतलब जितना भी मैक्सिमम स्टेट है उस स्टेट में जमींदारी सिस्टम खत्म हो गया। टेनेंट गोट राइट एंड सिक्योरिटी, जो टेनेंट थे, जो फार्मर्स थे, उनको उसका अधिकार मिला, सिक्योरिटी मिला। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिलियंस ऑफ एकड़ ऑफ सरप्लस लैंड टू द लैंडलेस फार्मर्स। इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन द सेम रीजन, उसी रीजन में डेवलप हुआ। उसके बाद रिडक्शन इन रूरल इनइक्वालिटीज, रिड्यूस किया गया क्या चीज, रूरल इनइक्वालिटीज को, टू सम एक्सटेंट पार्ट। ग्रोथ ऑफ क्लास ऑफ ओनर कल्टीवेटर्स, जो कि ऐसे किसान थे जो अपना कल्टीवेशन खुद करते थे, उन लोगों का लाइफ में, उन लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में वो चेंजेस आ गया, ग्रोथ आया। ठीक है, उसके बाद छठा नंबर पॉइंट हम पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या है बच्चे, लिमिटेशंस के अंदर आइए तो सबसे पहले लूप होल्स इन लैंड रिफॉर्म लॉज, जो ये रिफॉर्म करने के लिए नियम लाया गया, यानी कि जो कानून लाया गया लैंड रिफॉर्म सिस्टम का, उस कानून में ही लूप होल्स था।
अभी हम बोले थे कि लूप होल समझाएंगे इसका। लूप होल देखो, दुनिया में हर चीज का नियम बनता है। बंगाली में एक कहावत है कि একটা হয় नियम और একটা है नियमेर फाक। नियमेर फाक का मतलब क्या है कि जो कानून बना है उस कानून का जो कमी है, जो कानून का लूप होल्स है, उस लूप होल्स का बेनिफिट उठाता है। ये इस कानून का क्या हो गया, लिमिटेशंस हो गया, ड्रॉबैक हो गया, डिमेरिट्स हो गया। जैसे उसने सिस्टम क्या बनाया कि एक कोई भी सिंगल आदमी के पास, इंडिविजुअल पर्सन के पास ज़्यादा लैंड होल्डिंग नहीं होगा। इसको क्या करना पड़ेगा, हमको डिफरेंट डिफरेंट लोगों में डिस्ट्रीब्यूट। तो पहले सिस्टम क्या हुआ कि मान लो किसी फादर के पास मान लो 10 एकड़ जमीन है, तो उसका बच्चा लोग में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब उसका बच्चा लोग अपना बच्चा लोग में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ताकि सिंगल होल्डिंग छोटा होता चला जाए। लास्ट टाइम में उसके बावजूद भी किसी किसी के फैमिली में बहुत ज़्यादा ज़मीन था, तो वो लोग क्या कर दिया, अपना नौकर, नौकर का बच्चा, उसका बच्चा, सबके नाम पे प्रॉपर्टी करते चला गया। और वो लोग सिर्फ ठप्पा लगाता था, पढ़ा लिखा नहीं होता था, और उस ज़मीन पे डीलिंग वगैरह जो भी होता था वो ओरिजिनल ओनर ही कर रहा था, क्योंकि तो फॉल्सिंग दिखा दिया। ठीक है ना। तो ये लूप होल्स का बहुत सारा बेनिफिट। अभी तो जैसे देखो कितना चीज़ है, पहले क्या होता था पता है, घर का कुत्ता जो टॉमी है उसके ऊपर भी इंश्योरेंस करा लिया। पता चला कोई अंडर राइटर होता नहीं था चेक करने वाला, हाँ बोल दिया हाँ फलना सब। बड़ा बड़ा हम लोग छोटा मोटा आदमी लोग क्या है, 3 साल इंश्योरेंस का पैसा नहीं दे पाएगा, इस लॉकिंग पीरियड खत्म हो जाएगा, इस चक्कर में इंश्योरेंस नहीं कराता था। और बड़ा बड़ा अमीर आदमी लोग अपना कुत्ता का भी इंश्योरेंस करा लेता है। कुत्ता का मर गया, मिल नहीं रहा, डेथ सर्टिफिकेट दे दिया, सब साइन इन करा के। टॉमी कौन था, टॉमी एक आदमी था, बाद में प्रूफ कर देगा। ठीक है, डेथ सर्टिफिकेट दे दिया और उसका इंश्योरेंस क्लेम ले लिया। इसमें मैनेजर लोग भी मिला रहता होगा, हाँ सब जगह सेटिंग होता है। तो वो सब करके, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इससे देखा कि भाई बहुत सारा नुकसान हो रहा है, तो इससे क्या हुआ, स्ट्रिक्ट किया गया। अब देखो अभी सिस्टम ऐसा है ना कि तुम्हारा अगर एज ज़्यादा है, अगर कोई जैसे मेडिक्लेम होता है ना, तो मेडिक्लेम में भी चेक करता है अंडर राइटर कि तुम्हारा बॉडी में कोई इलाज चल रहा है कि नहीं, तुमको कोई पहले से बीमारी था कि नहीं, तुम एल्कोहलिक हो कि नहीं, तुम स्मोकर हो कि नहीं। उस हिसाब से प्रीमियम का रिस्क बढ़ जाता है। जो लोग नहीं ये सब खाता है, गुटखा नहीं खाता, ये सब नहीं खाता, वो लोग का इंश्योरेंस प्रीमियम कम होता है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि तुम बोल दिया हाँ हम नहीं ड्रिंक करते हैं, हम नहीं स्मोक करते हैं, तो वो मान लेगा, ऐसा नहीं है। वो बाकायदा अंडर राइटर आता है, अंडर राइटर आके तुम्हारा चेकअप करेगा, चेकअप करके तुम्हारा चेक करेगा बॉडी में वो मिल रहा है कि नहीं, एल्कोहलिक पार्ट मिल रहा है कि नहीं। क्योंकि कुछ मेडिसिन में भी ड्रग होता है, तो मेडिसिन का ड्रग का लेवल कितना % तक हो सकता है वो चेक होता है। लेकिन जो नेचुरल तरीके से स्मोकर ड्रिंकर होगा उसके बॉडी में अलग से मिलेगा, है ना। तो उस हिसाब से उस चीज़ को किया जाता है। देखो नेक्स्ट डिमेरिट्स क्या है, इन एडुकेट इम्प्लांटेशन एंड पुअर एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब हम लोग नियम तो बना लेते हैं, लेकिन नियम बनाने के बाद प्रॉब्लम क्या है, इन एडुकेट इम्प्लीमेंटेशन, यानी इम्प्लीमेंट करने का जब बारी आता है तो इंडिया में हमेशा प्रॉब्लम होता है। देखो 2020 में ही न्यू एडुकेशन पॉलिसी बना था। न्यू एडुकेशन पॉलिसी कब बना, 2020 में, कोविड के टाइम पे, ठीक है। लेकिन ये इसको 6 साल हो गया, लेकिन आफ्टर 6 ईयर आज भी ये ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, और बहुत लोगों को सिलेबस ही समझ में नहीं आता है। ठीक है, जो जो चेंजेस भी आया वो प्रॉपर है कि नहीं है, शोध का विषय है, अभी तक परफेक्शन हुआ नहीं है। तो इंडिया में बहुत जोश जोश में आके रूल तो पास हो जाता है, नया प्लानिंग बन जाता है, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है ना, तो इंडिया का बहुत पुअर एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है वहाँ पे, जो एक बहुत बड़ा डिमेरिट्स है। किसी भी प्लानिंग को, किसी भी सिस्टम को, किसी भी रिफॉर्म को ढंग से एप्लीकेबल नहीं कर पाने का सबसे बड़ा कारण ये हो जाता है। उसके बाद क्या है, पॉलिटिकल इंटरफियरेंस। कुछ कुछ पॉलिसीज ऐसी होती है जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहता है, यानी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, एंड रेसिस्टेंस फ्रॉम
लैंडलॉर्ड्स, और बहुत सारा लैंडलॉर्ड को कुछ बेनिफिट्स होता है किसी में नहीं। अब मान लो 5 साल तक एक रूल चल रहा है, अचानक से गवर्नमेंट चेंज हो गया। अब गवर्नमेंट चेंज होने का मतलब क्या होता है? विजन चेंज हो जाना। कोई कोई आदमी किसी चीज को इम्पोर्टेंस दे रहा होता, कुछ चीज ऐसे होती है जिसको कोई भी गवर्नमेंट आए वो उसको रोक नहीं सकता, वो आएगा ही आएगा। जैसे हम लोग जीएसटी पढ़ रहे हैं, जीएसटी के बारे में, तो जीएसटी पता है सब लोगों को ऐसा लगता है कि 2017 में जब मोदी जी आए तभी आया, बट ऐसा नहीं है। 2013 में जब हम सीएस का एग्जाम दिए थे ना, तभी हम जीएसटी पढ़ लिए थे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? 2013-14 में हम जीएसटी पढ़ लिए थे, तो मोदी जी तो 14 के बाद आए, तो जीएसटी तो हम लोगों को पहले ही पढ़ा दिया गया था। इसका मतलब ये था कि जीएसटी, अगर मोदी जी के जगह कोई XYZ कोई भी नेता आता तो भी जीएसटी आना ही था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा ये करंट गवर्नमेंट में होता है। जैसे कि उसका ड्राफ्टिंग जो है शुरू में मनमोहन सिंह के सरकार में मनमोहन सिंह जी किए होंगे, या उस समय जो वित्त मंत्री रहा होगा वो किए होंगे। लेकिन जब उन लोगों की गवर्नमेंट चली गई और 2017 में इम्प्लीमेंटेशन आया, तो उसमें तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से चेंजेस किया गया। अब चेंजेस करने वाला जो आदमी था उनका भी मृत्यु हो गया, और मृत्यु होने के बाद हम लोगों को बहुत ही इंटरनेशनल लेवल की फिनांस मिनिस्टर मिली, जो हम लोगों को सबसे ज़्यादा सर्विंग फिनांस मिनिस्टर है। तो भाई वो सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल की, और जीएसटी में जितना अमेंडमेंट हुआ है, हमको लगता है आज तक शायद ही कोई ऐसा टैक्सेशन सिस्टम होगा जिसमें इतना अमेंडमेंट आता होगा, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग हैप्पी नहीं है, पता नहीं क्यों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सरप्लस लैंड एक्वायर्ड वाज ऑफन ऑफ पुअर क्वालिटी। क्या बोलता है? जो सरप्लस लैंड है वो एक्वायर वाज ऑफन ऑफ पुअर क्वालिटी, मतलब जो लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है, सिंपल सा लॉजिक है। अगर मेरा ज़मीन है, मेरे पास सरप्लस लैंड है, गवर्नमेंट बोलेगी कि हमको आपका लैंड चाहिए, तो हम कौन सा लैंड देंगे? जो सबसे प्राइम क्वालिटी का होगा वो तो हम अपने पास ही रखेंगे ना। जो मेरे हिसाब से सबसे कमज़ोर ज़मीन होगा वो देंगे, ऐसा ही होता है। तो वो ज़मीन जो है पुअर लोगों को जो मिलता है वो क्वालिटीफुल नहीं होता, जिसके वजह से जो सोच के पैदावार बढ़ाया जा सके, इंक्रीमेंट आए प्रोडक्टिविटी में, वो प्रॉपर ढंग से आ नहीं पाता है, ठीक है। बेनिफिट डिड नॉट रिच द रियल लैंडलेस इन मेनी एरिया। क्या बोल रहा है? बेनिफिट डिड नॉट रिच द रियल लैंडलेस इन मेनी एरिया। बहुत सारे ऐसा एरिया है जहाँ पे रियल जो सही में जिसको ज़मीन की ज़रूरत है, जो अच्छा कर सकता है, उसको मिल नहीं पाता है, बल्कि उसके बदले किसी और को मिल जाता है, जो गवर्नमेंट में पॉलिसीज के जो मतलब जो बेनिफिशियरीज होते हैं उनके साथ कांटेक्ट में रहते हैं, उन लोगों को मिल जाता है। ये पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, ये हर केस में होता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई एक गवर्नमेंट में होएगा। अब आता है इसका इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म। जब लैंड रिफॉर्म हुआ ना बच्चा, तो इसका दो इम्पैक्ट हुआ, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ, एक नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। पॉजिटिव क्या हुआ? रिडक्शन इन एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन रिड्यूस हुआ। इंक्रीज इन रूरल एम्प्लॉयमेंट, जो लोग शहर की तरफ भाग रहे थे उन लोग रूरल एरिया में ही रुक गए, डेवलपमेंट इंक्रीज हुआ। उसके बाद इनकरेजमेंट इन इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगा। हेल्प्ड इन ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू इन रूरल इंडिया, रूरल इंडिया में भी डेमोक्रेटिक वैल्यू होने लगा, ग्रोथ होने लगा, क्योंकि लोग पहले अर्बन एरिया में ही ज़्यादा भागते थे अपनी जीविका को ढूंढने के लिए। अब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा। इम्पैक्ट वेरिड फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग इम्पैक्ट आया, सेम इम्पैक्ट सब जगह नहीं हो पाया। मैनी रिफॉर्म्स रिमाइंड इनकम्प्लीटेड, बहुत सारा रिफॉर्म जो है वो अधूरा रह गया। स्मॉल एंड फ्रेगमेंट होल्डिंग कंटिन्यू,
अभी भी स्मॉल एंड फ्रेगमेंट होल्डिंग कंटिन्यू चल रहा है। डिड नॉट ब्रिंग अ मेजर चेंज इन द लाइफ ऑफ रूरल पुअर, मतलब नेचुरल तरीके से देखा जाए तो रूरल लोगों के जो पुअर कंडीशन में लाइफ में सुधार आना चाहिए जितना, उतना नहीं आ पाया। ठीक है, उसके अलावा आगे हम बात करते हैं, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कंक्लूजन। इसका कंक्लूजन क्या मिला? लैंड रिफॉर्म वेयर एन इसेंशियल स्टेप टुवर्ड्स बिल्डिंग अ जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी इन इंडिया, दो दे ब्रॉट सिग्निफिकेंट चेंजेस। तो क्या बोल रहा है? लैंड रिफॉर्म जो है एक बहुत ही इसेंशियल स्टेप था टुवर्ड्स किस चीज के लिए? बिल्डिंग अ जस्ट इक्विटेबल सोसाइटी इन इंडिया, इंडिया में एक इक्विटेबल सोसाइटी बनाने के लिए। दो दे ब्रॉट सिग्निफिकेंट चेंजेस, इसके लिए उन्होंने सिग्निफिकेंट चेंजेस किया। देयर सक्सेस हैज बीन मिक्स्ड ड्यू टू पुअर इम्प्लीमेंटेशन एंड लूपहोल्स, उनका जो सक्सेस है वो 100% अचीव नहीं हुआ, वो मिक्स्ड रिएक्शन आया। क्यों आया? ड्यू टू पुअर इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन उनका ढंग का नहीं था, प्रॉपर नहीं था, और कुछ लूप होल्स यानी कि कमी रह गई थी। फॉर रियल ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड फार्मर अवेयरनेस आर रिक्वायर्ड। अगर इस चीज़ को करना है तो फार्मर्स के अंदर बहुत सारा अवेयरनेस डालना होगा, प्रॉपर मॉनिटरिंग करना होगा, इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करना होगा, तब जाके ये डेवलपमेंट दिखेगा। क्लियर? तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आपका इंडियन इकोनॉमी फिनिश हो गया। अब हो सकता है यूट्यूब पे कुछ वीडियोस आप लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी हम डालेंगे, जो आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन के लिए, वन शॉट रिवीजन के लिए काफ़ी हो और अच्छा हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।